ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के बारे में बताऊंगी, जो कि WBSSC 2025 के हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस में है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आई हूँ। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के काल विभाजन यानी भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा जो काल का विभाजन किया गया था उस पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ नामकरण जो दिए गए थे, हर एक काल को क्या क्या नाम दिए गए थे उस पर भी चर्चा करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। तो काल विभाजन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी साहित्य के इतिहास सर्वप्रथम लेखन का श्रेय फ्रेंच विद्वान कौन थे? गारसा द तासी। गारसा द तासी जो थे वो फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने सबसे पहले लिखने का श्रेय सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का श्रेय सबसे पहले किसे दिया जाता है? गारसा द तासी, जो कि फ्रेंच विद्वान है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में एक ग्रंथ लिखा है। इनके ग्रंथ का नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किश्तवाड़ दलाल लितेतुर एंदवी एंदुस्तानी। ये जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो गारसा द तासी। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है, तो चलो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किश्तवाड़ दलाल लितेतुर एंदवी एंदुस्तानी। ये जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है? तो गारसा द तासी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो ये जो ग्रंथ है ये अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों का परिचय दिया गया है। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों का परिचय दिया गया है, परंतु उन्होंने भी काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन का कार्य किया है, सर्वप्रथम प्रयास किया था, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया कि काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। इसमें हिंदी और उर्दू भाषा की कवियों का परिचय तो दिया, लेकिन काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया कि सर्वप्रथम लेखन हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखन का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो गारसा द तासी को दिया जाता है। इनके ग्रंथ का नाम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट जो है आप लोग इसे नोट करते जाइएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट करते जाइए। अब क्या है इसके बाद देखिए इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण, अब देखिए पहला ग्रंथ जो है किश्तवाड़ दलाल एंदवी एंदुस्तानी, जो कि गारसा द तासी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसके किसके द्वारा लिखा गया है? शिव सिंह सेगर के द्वारा। वो ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सेगर का शिव सिंह सरोज है। क्या है? ये क्या थे? हिंदी विद्वान थे। ये जो गारसा द तासी थे ये फ्रेंच भाषा के थे, फ्रेंच विद्वान थे। लेकिन जो शिव सिंह सेगर है ये हिंदी विद्वान थे। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? इनके ग्रंथ का भी नाम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शिव सिंह सरोज है। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र और इनके कविताओं के उदाहरण संग्रहित किए गए हैं। लेकिन क्या है कि इसमें भी इनके भी ग्रंथ में काल विभाजन का इसमें कोई संकेत नहीं है। तो मतलब शिव सिंह सेगर के द्वारा जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इसमें भी क्या हुआ कि 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया, लेकिन काल विभाजन पर कोई संकेत नहीं है। तो इसके बाद देखिए क्या है, इस संबंध में सबसे पहला प्रयास करने का श्रेय जॉर्ज ग्रेसन को है। तो मतलब अगर देखा जाए काल विभाजन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला प्रयास का श्रेय किसे जाता है? जॉर्ज ग्रेसन को जाता है। पर जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में स्वीकार किया, उनके सामने अनेक ऐसी कठिनाइयां थी जिससे वे कालक्रम एवं काल विभाजन के निर्वाह में पूर्णतः सफल नहीं। काल विभाजन की उन्होंने प्रयास किया लेकिन ये इसमें पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। कौन? जॉर्ज ग्रेसन। तो देखिए इनका ये जो पॉइंट है नोट कर लीजिएगा, क्या बोला इन्होंने? सामग्री के यथासंभव काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह सर्वत्र सरल नहीं रहा है और कतिपय स्थल पर तो यह असंभव सिद्ध हुआ है, ऐसा इनका कहना है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 11 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। तो 11 शीर्षक क्या क्या है जान लेते हैं। पहला है चारण काल। दूसरा 15वीं शताब्दी चारण काल का समय इन्होंने दिया है 700 से 1300 ईस्वी। 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। और छठवां है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसी के
अन्य परिवर्ती, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती 8वां है, 9वां है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने 11 शीर्षकों में विभाजित किया है। तो ये 11 शीर्षक है। अब ये देखिए, डॉक्टर गिरसन के विभाजन में अनेक असंग, इन्होंने विभाजन तो किया है लेकिन इसमें अनेक असंगतियां हैं, न्यूनता है, त्रुटियां होते हुए भी प्रथम प्रयास होने के कारण इनका अपना मत, मतलब इसमें जो इन्होंने विभाजन का प्रयास किया है इसमें असंगतियां हैं, न्यूनता है, त्रुटियां भी हैं, लेकिन इनका प्रथम प्रयास होने के कारण इनका एक अलग महत्व है कि इन्होंने पहला प्रयास किया है काल विभाजन में। बाकी इसके पहले गारचा दत्तारसी और शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेगर, एक आप ऊपर मैंने चर्चा किया ना, शिव सिंह सेगर, इन्होंने इन लोगों ने भी किया, लेकिन इन्होंने काल विभाजन की और नामकरण पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ग्रेसन जो है पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्रयास तो किया, भले ही इसमें त्रुटियां थी, लेकिन इनका प्रयास होने के कारण, मतलब काल विभाजन में इनका प्रथम प्रयास होने के कारण इनका एक महत्व है अलग से। अब देखिए मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद ने अपने मिश्र बंधु जो थे, इन्होंने इनका जो ग्रंथ है कौन सा, मिश्र बंधु विनोद। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ किसके द्वारा है लिखा गया है, तो मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया है, में काल विभाजन का नया प्रयास किया है। तो मिश्र बंधु जो थे इन्होंने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का नया प्रयास किया, जो प्रत्येक त्रुटि से ग्रेसन के प्रयास में बहुत अधिक प्रौढ़ एवं विकसित कहा जा सकता है। मतलब अगर ग्रेसन के हिसाब से देखा जाए तो उससे अधिक ये प्रौढ़ है इनका ग्रंथ, और विकसित भी कहा जा सकता है। किसका, मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है, क्या, मिश्र बंधु विनोद। अब इसके इनके विभाजन का प्रकार देख लीजिए क्या है। पहला है आरंभिक काल, क्या है, आरंभिक काल। तो आरंभिक काल को इन्होंने दो भागों में बांटा, एक पूर्वारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। तो पूर्वारंभिक काल का समय इन्होंने, देखिए इनका जो विभाजन है, हर एक विद्वान का जो काल विभाजन इन्होंने किया है, हर जो विद्वान जो काल विभाजन का नामकरण दिया है वो आपको पता होना चाहिए, समय सीमा भी क्या बताए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसे नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मिश्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन क्या है। तो इन्होंने काल विभाजन देखिए इस प्रकार किया है। पहला जो है आरंभिक काल, जिसे इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्वारंभिक और उत्तरारंभिक। तो पूर्वारंभिक का समय इन्होंने माना है 700 से 1300 और उत्तरारंभिक का समय इन्होंने माना है 1344 से 1444। अब मध्यकालीन दूसरा जो काल है क्या है, मध्य काल, माध्यमिक काल। इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो ये समय है, इसे नोट कर लीजिएगा, 1445 से 1560, 1445 से 1560 और 1561 से जो प्रौढ़ माध्यमिक काल है वो 1561 से 1580 है विक्रम संवत। और तीसरा जो काल माना है, क्या माना है, अलंकृत काल। तो अलंकृत काल जो है इसको भी दो भागों में बांटा है, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल जो है उसका समय माना है 1661 से 1790 और उत्तर अलंकृत काल को उसका समय माना है 1791 से 1889। अब देखिए चौथा जो है परिवर्तन काल और पांचवा जो है वर्तमान काल। तो परिवर्तन काल का समय है 1890 से 1925 और वर्तमान काल का समय माना है 1926 से अब तक। तो ये मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया काल विभाजन है। तो इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया काल विभाजन किस प्रकार है। तो इस प्रकार है, पहला आरंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल, पांचवा वर्तमान काल। तो ये मिश्र बंधु के द्वारा दिया गया काल विभाजन है, जो कि इनके ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में ये विभाजन दिए गए हैं। अब देखिए क्या है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 में इनका जो ग्रंथ है क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन का नया प्रयास किया। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कब, सन 1929 में काल विभाजन का नया प्रयास किया है। इनके काल विभाजन में अत्यधिक सरलता, स्पष्टता एवं सुबोधता है। अपनी इसी विशेषता के कारण वह आज भी सर्वमान्य एवं सर्वत्र प्रचलित है। देखिए काल विभाजन तो बहुत सारे विद्वान ने
काल विभाजन नामकरण दिए हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो काल विभाजन नामकरण दिया गया है वह सर्वमान्य है और सर्वत्र प्रचलित है, क्योंकि इसमें सरलता है, स्पष्टता है, सुबोधता है, और इसी विशेषता के कारण इनका जो मत है सर्वमान्य मत है और सर्वत्र प्रचलित है। तो इनका जो काल विभाजन नामकरण दिया गया है ये क्या है, यही सर्वमान्य है, यही इसी को माना जाता है। तो इनके काल विभाजन नामकरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन नामकरण दिए हैं हिंदी साहित्य के का उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए क्या है। तो इन्होंने दोहरी नामकरण की पद्धति अपनाई है। दोहरी नामकरण की पद्धति मैंने दो नाम दिए। पहला जो है आदिकाल, इसको इन्होंने वीरगाथा काल नाम भी दिया है। और समय सीमा देखिए संवत, समय भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन नामकरण से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोहरी नामकरण की पद्धति इन्होंने अपनाई है और समय सीमा भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम भी दिया है और इसका समय क्या माना है, संवत। देखिए एग्जाम में संवत लिखा रहेगा तभी आप टिक करिएगा, संवत क्योंकि इन्होंने संवत समय माना है। संवत 1050 से 1375। तो मान लीजिए चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और यहाँ पे अगर संवत का समय सीमा में अगर संवत नहीं दिया जाएगा तो वो रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन नामकरण नहीं है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पहला है आदिकाल और वीरगाथा काल का समय सीमा क्या है, संवत 1050 से 1375। दूसरा है पूर्व मध्यकाल जिसे इन्होंने भक्ति काल भी नाम दिया है, इसका समय सीमा है 1375 से 1700। तीसरा है उत्तर मध्यकाल जिसे इन्होंने रीतिकाल नाम दिया है और इसकी समय सीमा इन्होंने मानी है संवत 1700 से 1900। चौथा है आधुनिक काल जिसे गद्य काल भी नाम दिया है इन्होंने, इसका समय है संवत 1900 से अब तक। तो ये चारों काल जो हैं एक रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिए गए चार कालखंड कौन कौन से हैं। तो ये चारों कालखंड आपको पता होना चाहिए। दोहरी नामकरण की पद्धति जो है वो भी आपको पता होना चाहिए और समय सीमा भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि समय सीमा भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है, तो संवत 1050 से 1375। अगर मध्यकाल की समय पूरे मध्यकाल की समय सीमा पूछी जाएगी तो संवत 1375 से 1700। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अब आगे क्या है देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो इन्होंने भी काल विभाजन नामकरण दिए हैं, तो इनका भी देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है जिन्होंने अपना नया काल विभाजन प्रस्तुत किया है। तो इनका काल विभाजन क्या है देख लेते हैं। संधि काल जिसका समय है 750 से 1000। चारण काल 1000 से 1375। तो इन्होंने आदिकाल को दो भागों में बांटा, एक संधि एक चारण काल। तो इस समय सीमा आप लोग नोट कर लीजिएगा, राम कुमार वर्मा के अनुसार है ही। तीसरा है भक्ति काल, चौथा है रीति काल और पांचवा है आधुनिक काल। तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालखंडों में विभाजित किया है, इन्होंने 5 कालखंडों में विभाजित किया है। तो इनका भी काल विभाजन जो है रामचंद्र शुक्ल जी के जैसा ही है, केवल इन्होंने आदिकाल को दो भागों में कर दिया, एक संधि काल एक चारण काल, और बाकी सब तो वही है। देख लीजिए भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। समय सीमा देख लीजिए, समय सीमा भी इनका है विक्रम संवत और रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पे समय सीमा इनका थोड़ा ये है 1375 से 1700 और रीति काल का है 1700 से 1900, आधुनिक काल का है 1900 से अब तक। तो ये हुआ। अब डॉक्टर वर्मा ने वर्मा के विभाजन के अंतिम 3 काल देखिए, अंतिम 3 काल जो है रामचंद्र शुक्ल के विभाजन के ही अनुरूप है। तो मैंने बताया है कि लास्ट का जो 3 काल है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही है, केवल ऊपर के 2 काल जो है संधि काल और चारण काल यही दोनों केवल अलग है, बाकी सब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही है। तो केवल वीरगाथा काल के अनुसार इन्होंने 4 के स्थान पर इन्होंने चारण काल और संधि काल नाम देकर अपना नयापन स्थापित किया, बाकी सब रामचंद्र शुक्ल के विभाजन के ही अनुरूप है। इस परंपरा में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया हुआ काल विभाजन भी उल्लेखनीय है। अब देखिए श्याम सुंदर दास जी के द्वारा काल विभाजन क्या है, हर एक विद्वान के द्वारा काल विभाजन क्या दिया गया है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा दिए गए काल विभाजन क्या क्या है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनके काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कोई अधिक भिन्नता नहीं है। इनका काल देखिए, इनका भी जो काल विभाजन है वो भी रामचंद्र शुक्ल के जैसा ही है, कोई भिन्नता नहीं है। तो देख लीजिए क्या है, आदिकाल
आदिकाल वीरगाथा, जैसे वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, तो इनका कहना है कि वीरगाथा का युग संवत 1000 से 1400 तक समय माना है इन्होंने। और दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तो यानी पूर्व मध्यकाल को भक्ति युग इन्होंने कहा है 1400 से 1700। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल को रीति ग्रंथों का युग माना है 1700 से 1900, संवत 1700 से 1900 समय माना है। चौथा है आधुनिक युग, इसको इन्होंने नवीन विकास का युग माना है, इसकी समय सीमा है संवत 1900 से अब तक। तो लगभग रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन से ही मिलता जुलता है, किसका, बाबू श्याम सुंदर दास जी का जो काल विभाजन है। तो हर एक विद्वानों के काल विभाजन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी का भी पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, इनका जो ग्रंथ है क्या, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इस तरह क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के, तो आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। मैं इसका अनुमोदन किया है, इनका काल विभाजन इस प्रकार है, तो देख लीजिए क्या है। पहला इन्होंने प्रारंभिक काल माना, जिसका समय है 1184 से 1350। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसका समय इन्होंने माना है 1350 से 1600। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसका समय इन्होंने माना है 1600 से 1855। और चौथा है आधुनिक काल, जिसका समय इन्होंने माना है 1857 से अब तक। ठीक है, तो इस परंपरा में अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र का भी नाम उल्लेखनीय है, यानी डॉक्टर नगेंद्र ने भी काल विभाजन नामकरण में अपना योगदान दिया है। तो देख लीजिए क्या नामकरण इन्होंने दिया है। पहला है आदिकाल, जो कि 17वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी तक के मध्य तक है। दूसरा है भक्ति काल, जो कि 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक है। तीसरा है रीति काल, जो कि 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक है। और चौथा है आधुनिक काल, जो कि 19वीं सदी के मध्य से अब तक है। तो ये किसका है, किसके द्वारा दिया गया नामकरण है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। अब देखिए इन्होंने आधुनिक काल को भी विभाजित किया है, किसमें, पुनर्जागरण काल में, और पुनर्जागरण काल जिसे कि भारतेंदु काल नाम दिया है इन्होंने, और इसका समय इन्होंने 1857 से 1900 ईस्वी माना है। और दूसरा इन्होंने जागरण सुधार काल माना है, जिसका समय इन्होंने द्विवेदी काल दिया है, और इसका समय इन्होंने माना है 1900 से 1918 ईस्वी माना है। तीसरा है छायावाद काल, जिसका समय इन्होंने 1918 से 1938 ईस्वी माना है। चौथा है छायावाद उत्तर काल, जो कि छायावाद के बाद का काल है। और इसके बाद है प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। तो प्रगति प्रयोग काल को, यानी प्रगतिवाद प्रयोगवाद, जिसका समय इन्होंने 1938 से 1953 ईस्वी माना है, और नवलेखन काल को 1953 से अब तक माना है। तो जो कौन है, ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो नामकरण दिया गया है वो लगभग सेम ही है, केवल इन्होंने आधुनिक काल को क्या किया है, 4 कालों में विभाजित कर। आधुनिक काल को देखिए पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल, छायावाद उत्तर काल में विभाजित कर दिया है। तो अब डॉक्टर बच्चन का देख लीजिए, डॉक्टर बच्चन का काल विभाजन का नामकरण उन्होंने क्या है, किस प्रकार दिया है। पहला दिया है भ्रंश काल, दूसरा भक्ति काल, इसका समय है 1400 से 1950। तीसरा है रीति काल, इसका समय 1950 से 1857 है। चौथा है आधुनिक काल, जिसका समय है 1857 से अब तक। तो उपर्युक्त काल विभाजन की परंपरा में आचार्य शुक्ल जी के बाद कुछ विद्वानों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके काल विभाजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार के बाद जो कुछ विद्वान थे उन्होंने क्या किए, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके काल विभाजन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, परंतु शुक्ल जी का इतिहास लेखन का आधार ही अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत उपयुक्त प्रतीत होता है। मतलब बहुत सारे विद्वानों ने काल विभाजन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास लेखन में इन्होंने जो प्रयास किया है काल विभाजन नामकरण का, वही तर्कसंगत है और उपयुक्त माना जाता है, यानी सर्वमान्य मत है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिएगा। सभी विद्वानों के काल विभाजन में रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन ही सर्वसम्मत और उपयुक्त माना जाता है। मतलब बहुत सारे विद्वानों ने काल विभाजन नामकरण दिए हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल यानी हिंदी साहित्य का इतिहास में इन्होंने जो काल विभाजन और नामकरण दिए हैं वही क्या है, सर्वसम्मत है और उपयुक्त माना जाता है, यानी सर्वमान्य है। अब देखिए आदिकाल के नामकरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपके सिलेबस में भी है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि आदिकाल को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। तो इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रिशन ने दिया है।
क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जॉर्ज गैरिसन के अनुसार आदिकाल को क्या नाम दिया गया है, तो चारण काल नाम दिया गया है। प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जी दिया है। और बीजोत्पन्न काल नाम किसने दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया है, मिश्र बंधुओं ने दिया है। वीर गाथा काल नाम किसने दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और सिद्ध सामंत काल आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। संधि संधि काल एवं चारण काल नाम किसने दिया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने दिया है। और आदिकाल नाम किसने दिया है, अजय प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, और यही सर्वमान्य है। अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है आदिकाल को, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने दिया है। आधार काल नाम किसने दिया है, तो सुमन राजे ने दिया है। तो आदिकाल के नामकरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिएगा। अब रीतिकाल के नामकरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। रीतिकाल को रीतिकाव्य नाम किसने दिया है, जॉर्ज गैरिसन ने दिया है। अलंकृत काल नाम किसने दिया है, तो मिश्र बंधु ने दिया है। रीतिकाल नाम किसने दिया है, तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। श्रृंगार काल नाम किसने दिया है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। रीतिकाल को कला काल नाम किसने दिया है, तो रामाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।